हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज मैं सीबीएसई के अंदर 11th और 12th पैरेलल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11th के अंदर फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट डील करेंगे। आप जानते हैं ये पहला यूनिट है एंड इट हैज 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले आज हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करेंगे। फिजिकल वर्ल्ड खास तौर से यह हम डील करेंगे कि भाई फिजिक्स क्या है। ठीक है, फिजिक्स हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स का स्कोप क्या है, एक्साइटमेंट क्या है। ठीक है, और फिजिक्स किन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों साइंस। भाई फिजिक्स जो है साइंस का ही एक अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस इज फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइंस, हम छोटे क्लास से ही पढ़ते रहे हैं। ठीक है, और साइंस हम पढ़ते हैं जैसे हम जानते ही हैं कि भाई हम फोर्स पढ़ रहे हैं, वर्क पढ़ रहे हैं, एनर्जी पढ़ते हैं। ठीक है, और द केमिस्ट्री के अंदर हम एटम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, गैस लॉस पढ़ते हैं, तो उनको हम साइंस कहते हैं। तो साइंस बेसिकली है क्या, असल में इनफैक्ट दिस वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड, it is Latin word scientia. Scientia is the Latin word. भाई लैटिन लैंग्वेज का साइंशिया जो है उसका एक वर्ड है which means, जिसका मतलब होता है which means to know. To know क्या मतलब है साइंशिया का, to know यानी जानकारी हासिल करना, यानी अपनी सराउंडिंग में, ठीक है, जिस नेचर में हम रहते हैं उसके बारे में जानकारी लेना, सच्चाई हासिल करना। तो टू नो, इसी से बच्चों अगर मैं साइंस को डिफाइन करना चाहूं तो मैं बहुत शॉर्ट में डिफाइन कर सकता हूं। इट इज द सिस्टेमैटिक नॉलेज, यानी साइंस क्या है, सिस्टेमैटिक नॉलेज बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड रीजनिंग, यानी जो हमारे लॉजिक और रीजनिंग पर बेस्ड है सिस्टमैटिक नॉलेज, ट्रूथ, यही क्या है, साइंस है। तो मैंने कहा साइंस के अंदर कई सारी ब्रांचेस हैं जैसे आप जानते हो। ठीक है, जैसे एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी, जिसके अंदर जूलॉजी, बॉटनी आ जाते हैं। ठीक है, फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो हमें फिजिक्स यहां पर डील करना है। तो बच्चों यहां पे फिजिक्स हम इंडिकेट कर दें, जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स वर्ड है, दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड फ्यूसिस एंड दिस इज ग्रीक वर्ड। जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है फ्यूसिस, फिजिक्स उससे बना है। इसमें तब्दीली हुई, चेंज हुआ फ्यूसिस में एंड इट बिकम्स क्या बन गया, यानी फिजिक्स बन गया, फिजिक्स कहलाया। और फ्यूसिस का मतलब होता है, इसका मतलब है, इट मींस, फ्यूसिस मींस कि भाई फ्यूसिस का क्या मतलब है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना, ये नेचर और नेचुरल फिनोमिना। बच्चों हम जो फिजिक्स है, फिजिक्स में बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। हम नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, नेचुरल फिनोमिना के बारे में, लाइक कि जो थंडर स्टॉर्म है क्यों चमक रहा है, क्यों साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तमाम जो विंड है, स्टॉर्म्स चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, वोल्केनोस का मूवमेंट कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तमाम नेचुरल फिनोमिनाज हैं। ठीक है, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे फिजिक्स के जरिए। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फिजिक्स है इसको पढ़ने का तरीका बेटा आप सिर्फ ऐसे नहीं कि हम चीजें याद कर लें, रट लें, बल्कि ये बहुत अप्लाइड वे में पढ़ी जाती है। जो हम पढ़ें उसे अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करें। जैसे मैंने फोर्स पढ़ा, अब फोर्स में अपनी लाइफ में देखूं कहां कहां काम कर रहा है, आज मैंने कहां कहां फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट हुआ। अगर हम अप्लाइड वे में फिजिक्स पढ़ते हैं तो समझ लीजिए इसके कंसेप्ट बिल्कुल आपके टिप्स पर आ जाएंगे। ठीक है, तो नाउ तो बच्चों साइंस क्या है, साइंस जो है यानी टू नो, साइंशिया से बना है विच मींस टू नो, और इसका मतलब हो जाता है साइंस का सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड रीजनिंग।
ठीक है, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस इज फिजिक्स, एंड दिस वर्ड फिजिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस व्हिच मींस नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो जो नेचर है, नेचुरल नेचर को स्टडी करना, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना उसको, तो ये सब क्या करेंगे, ये हम सब फिजिक्स के अंदर करेंगे। नाउ अब जैसे इसके अंदर हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, इसका स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, एंड एक्साइटमेंट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। बच्चों स्कोप जो है समझ लीजिए, फिजिक्स एक जो एटम होता है, एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, वहां पर भी फिजिक्स काम कर रहा है, ठीक है, यानी इतनी छोटी जगह में फिजिक्स काम कर रहा है, और पूरे यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में भी, ठीक है, जो इंटरेक्शन हो रहे हैं वहां पर भी फिजिक्स काम कर रहा है। तो फिजिक्स जो है बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है, वाइड उसमें काम करता है बच्चों, हर जगह फिजिक्स मौजूद होता है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, जैसे 11th क्लास के अंदर हम जो फिजिक्स की टॉपिक्स कवर करेंगे वो बेसिकली पहला पॉइंट होगा, पहला टॉपिक होगा मैकेनिक्स। क्या कवर करेंगे, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे, मैकेनिक्स का जो सेंट्रल पार्ट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, वो फोर्स पर बेस्ड रहेगा। फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, एटसेट्रा, ये सब हम किस में डील करेंगे, मैकेनिक्स में डील करेंगे। दूसरा हम थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये भी हम 11th के अंदर पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, ये किसमें पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। यहां हम डील करेंगे बच्चों थर्मोडायनामिक्स में हीट क्या होती है, ठीक है, हीट का वर्क में कन्वर्जन कैसे होता है, और वर्क का हीट में कन्वर्जन कैसे होता है, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, इनके रिगार्डिंग लॉज स्टडी करेंगे, ठीक है। जो तीसरा पोर्शन रहेगा ये हमारा रहता है वेव एंड ऑसिलेशन, वेव एंड ऑसिलेशन, या हम वेव के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वेव बेसिकली एक तरीके का डिस्टरबेंस है। यहां मैं नटशेल में बता दूं कि जो हीट और वेव होते हैं, दे आर द मोड ऑफ ट्रांसफेरेंस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, यानी हीट और जो वेव है दोनों ही एक ही तरीके का काम करते हैं, दोनों ही एनर्जी एंड मोमेंटम को मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करते हैं। तो बेटा ये हम कहां स्टडी करेंगे, 11th क्लास में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी ब्रांचेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, ये हम कहां स्टडी करेंगे, ये 12th के अंदर बेसिकली स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पूरा करंट और पूरा आपके पास मैग्नेटिज्म वगैरह सब आ जाएगा, यानी करंट, मैग्नेटिज्म, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बेसिकली हम स्टडी करेंगे जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स जो बेस्ड है एक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स, यानी जो फिजिक्स का जो रिसेंट फिजिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर हम यानी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको वेव की तरह कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेव की तरह भी काम करता है, वैसा बिहेव करता है। तो ये सब बच्चों हम ये जो चौथा पांचवा टॉपिक है ये हम 12th के अंदर कवर करेंगे। तो बच्चों यहां पर मैं फिर से दोहरा दूं अपनी बात को कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, नेचर एंड नेचुरल लॉज स्टडी करते हैं, नेचर एंड नेचुरल लॉज स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसलिए हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा भाई मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो डील करता है फोर्स, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा। थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हैं which deals heat, temperature and interconversion of heat and work. And then in 11th we will study wave and oscillation, ठीक है। In 12th we will study electrostatics and electrodynamics. Electrodynamics means current, electricity as well as magnetism. And finally
इन द लास्ट टॉपिक इन 12th मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स है, जहां पर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल को भी कैसा मानते हैं, वेव की तरह मानते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करें एक्साइटमेंट। बट जो एक्साइटमेंट तो फिजिक्स में शुरू से ही रहा है, शुरू से ही यहां रहा है एक्साइटमेंट। जो भी चीज हमने साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने डिस्कवर की है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर रही है। जैसे आप जानते ही हैं, न्यूटन जब उनके यानी कॉलरा पूरा फैल रहा था यूरोप के अंदर, ठीक है, स्कूलों की छुट्टी हो गई, न्यूटन अपने घर पर आ गए। हॉस्टल में रहा करते थे, स्कूल सिर्फ कहाँ आ गए, घर में आ गए। एक दिन बागीचे में बैठे थे, एक एप्पल नीचे गिरता देखा, तो ग्रेविटेशन फोर्स दिमाग में आ गया उनके। ठीक है, तो ये भी एक एक्साइटमेंट था। ऐसे ही आर्किमिडीज, जो आर्किमिडीज थे, बहुत उन्होंने इस तरीके से एक्साइटमेंट वाले काम किए हैं। आर्किमिडीज ने ही पहली जो मशीन है सिविलाइजेशन की, लीवर, उसको फाइंड आउट कर लिया। वो भी बड़े एक अच्छे तरीके से, कभी मौका लगा तो मैं उसको बताऊंगा। ऐसी एक कहानी आप जानते ही हैं आर्किमिडीज की, कि भाई जब राजा ने एक ताज के अंदर सोने की प्योरिटी पता करने का काम दिया गया आर्किमिडीज को, तो आर्किमिडीज नहा रहे थे, जैसे ही पानी में घुसते थे नहाने के लिए, स्विमिंग पूल में गए, तो वाटर लेवल राइजेस अप। तो बस उनके दिमाग में आ गया कि भाई अब मुझे अपना यूरेका यूरेका कहते भागे, ऐसे ही जिस हालत से निकले वही चलेगा, एकदम मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये भी एक एक्साइटमेंट था। ऐसे ही मैं बच्चों बता दूं, जो एक्सरे किसने पता किया, किसने डिस्कवर किया, रॉन्जन नाम के साइंटिस्ट ने। बचपन में साहब एक फोटो खिंचाने गए अपने मम्मी पापा के साथ, फोटो खिंच के आ गया, बड़ा बढ़िया था फोटो। रॉन्जन उसे देख के रोने लगे, रॉन्जन उसे देख के रोने लगे। मम्मी पापा ने पूछा कि भाई तुम्हारा फोटो तो बड़ा अच्छा है, रो क्यों रहे हो? कहने लगा कि भाई मेरे अंदर का फोटो नहीं है, बाहर का फोटो तो खिंचा दिया आप लोगों ने, मेरे अंदर का फोटो कहाँ है? तो बड़ी दिमाग में एकदम मम्मी पापा को भी लगा यार ये बच्चा बड़ी गहरी बात कह रहा है। तो बस उसके दिमाग में यही क्यूरियोसिटी थी कि अंदर की फोटो कैसे आए, तो उसने एक्सरे बना दिया। तो बच्चों ये सब क्या है, एक्साइटमेंट है फिजिक्स के अंदर। तो ऐसे ही एक्साइटमेंट कोई आप देखिए, आप करिए उसके अंदर, और कोई रिसर्च करिए, एक नया रिसर्च करिए बच्चों। आप लोग बच्चों आप बात करते हैं कि भाई फिजिक्स किन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो थ्रस्ट प्रिंसिपल है इसके, यानी प्रिंसिपल ऑन विच फिजिक्स वर्क्स, principle on which physics works. Number 1, unification. And number 2, reductionism. यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो इसका मतलब समझिए, यूनिफिकेशन का मतलब यह है कि हम कई सारी चीजों को कम से कम लॉस से एक्सप्लेन कर दें। बहुत सारी चीजों को एक लॉ से एक्सप्लेन कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही जो मून का मूवमेंट है, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कई सारी चीजों को हम एक यानी कम से कम लॉ में, एक दो लॉ के अंदर एक्सप्लेन कर दें। ये क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। अब इसका और अच्छा सा हम एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे बच्चों, जो हमारे पास फोर्सेस होते हैं, हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। वी हैव 4 फंडामेंटल फोर्सेस। जैसे नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 weak nuclear force, number 3 electromagnetic force, and number 4 strong nuclear force। बच्चों यहां पर अब हमने देखा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं इसकी यहां बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो बच्चों ये 2 फोर्स को यूनाइट किया गया है। अगर मैं इसको यहां पार्ट्स करूं इसके, तो इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रो, ये पार्ट्स कर दूं, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस और 2 चार्ज बॉडीज। 2 पॉइंट चार्ज या 2 चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस एंड मैग्नेटिक स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 मैग्नेट्स, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। तो इन फोर्स को मिलाकर क्या कर दिया गया? एक फोर्स कर दिया गया है, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये एक एफर्ट है कि हम यहां पे क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर चीजों को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। और एफर्ट इसके साथ और हुए। अब क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसको, यानी तीसरे को सेकंड से जोड़ा जा रहा है। तीसरे को सेकंड से जोड़ रहे हैं तो नया फोर्स आ रहा है, यानी वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या आ रहा है? वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें बड़ा अच्छा एफर्ट किया है, बड़ा अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है अब्दुल समद, तो ये जो साइंटिस्ट है अब्दुल साहब, इनका काम क्या है? ये क्या कर रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं अब 2 फोर्सेस को अलग अलग मत करो, इनको एक साथ यूज करो, इनको एक साथ यूज करो। यानी अब जो वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये न्यूक्लियस एज वेल, यानी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के कई फोर्सेस को एक साथ लेकर डील करेगा। तो बच्चों ये सब क्या है? ये सब एफर्ट्स जो होते हैं, यानी कई सारी चीजों को हम सिंगल या 1-2 लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, ये यूनिफिकेशन कहलाता है। तो आजकल साइंटिस्ट किसको यूनिफाई करने में लगे हुए हैं? ये यूनिफाई कर रहे हैं फोर्सेस को। तो आने वाले टाइम में बच्चों ये ऐसा हो जाएगा, इन चारों की जगह एक ही फोर्स काम करेगा। नियर फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि भाई चारों फोर्सेस की जगह एक ही फंडामेंटल फोर्स काम करे। ठीक है ना। अब बात करते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म ये होता है, अगर मैं ऐसे कहूं कि जैसे घर में कोई खाना बन रहा है, ठीक है, कोई पनीर की सब्जी बन रही है या बिरयानी बन रही है, ठीक है, तो घर में जैसे मम्मी वगैरह होते हैं तो सर्व करने से पहले थोड़ा चख लेते हैं कि भाई कोई नमक या मिर्च वगैरह में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी होगा कि पूरी बिरयानी रखी है कि टेस्ट देखने के लिए पूरा ही बिरयानी चट कर गए। ये थोड़ी, बस एक चम्मच निकालो, उसको टेस्ट कर लो। ऐसे ही सब्जी, पनीर की सब्जी है, पूरा अगर उसको देखना है, पूरा खाने के बजाय क्या करो, एक चम्मच निकालो, टेस्ट करो। ऐसे ही बच्चों यहां पर है कि हमारे पास एक बड़ा सा सिस्टम है, कोई एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, क्या है? एक बहुत बड़ा सिस्टम है, कई सारे पार्टिकल हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं पूरी इसका बिहेवियर देखना चाहता हूं तो पूरे सिस्टम को ना देखकर इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, उसके छोटे से हिस्से को देख लूं, छोटे के हिस्से के इंट्रैक्शन देख लूं, एनर्जी चेंजेस देख लूं। ठीक है, यही पूरे सिस्टम को डिफाइन कर देंगे। ये क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शनिज्म कहेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये जो 2 प्रिंसिपल हैं, जो थ्रस्ट प्रिंसिपल है बेसिकली, ये क्या है? थ्रस्ट प्रिंसिपल। दीज आर द थ्रस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, ऑन विच फिजिक्स वर्क्स। तो ध्यान रखेंगे, एक तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन में हम कई सारी चीजों को कम से कम लॉज में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कई सारे फोर्स है, हम उनको क्या करते जा रहे हैं? यूनाइट करते जा रहे हैं। ये चारों फंडामेंटल फोर्स नियर फ्यूचर में क्या हो जाएंगे? एक फोर्स सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, रिडक्शनिज्म में हम क्या करते हैं? बड़े सिस्टम को स्टडी करना है, उसका एक छोटा सा पार्ट स्टडी कर लीजिए। बड़े सिस्टम को स्टडी करना है तो क्या कर लें? इसका छोटा सा हिस्सा ले लें, उसको स्टडी कर लें, तो वही उसके बिहेवियर को, प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करेगा। तो बच्चों चलिए इसमें बात करते हैं, जो फंडामेंटल फोर्सेस मैं यहां लिख रहा था उनके बारे में बात कर ली जाए। समझ लीजिए, फिजिक्स में अगर मैं कहूं फिजिक्स की सोल, आत्मा क्या है, तो बच्चों फिजिक्स की जो आत्मा, सोल है, वो फोर्स है। आप जानते हो जो फोर्स होता है भाई, बहुत छोटे लेवल पे हम अब तो छोटे क्लास में ही पढ़ लेते हैं, 5th 6th के अंदर पढ़ लेते हैं कि भाई पुल और पुश, किसी चीज को खींचना और धकेल।
किस चीज को हम खींचे या धकेलें, इसको हम क्या बोलेंगे, ये दिस पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स, यही फोर्स कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करूं तो इट इज दैट फिजिकल कॉज which changes or tends to change the state of rest of the body, state of motion of the body, direction of the moving object, and shape and size or dimension of the body। मतलब कि बच्चों फोर्स वो फिजिकल कॉज है, फिजिकल कॉज यानी फोर्स वो फिजिकल कॉज है, इट इज दैट फिजिकल कॉज जो चेंज करता है, विच changes or tends to change, tends to change। भाई चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, किसको चेंज करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी रुकी हुई है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसको बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स हम उस बॉडी को चला सकते हैं या चलाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, state of motion, state of motion of the body। If a body is in the state of motion, by the application of the force we can change or tends to change its state of motion। ठीक है, कोई चलती बॉडी आ रही है, मैं उसे, जैसे कोई चलती बॉडी आ रही है, मैं इसे यहां रोक लेता हूं, यहां पर जैसे मैंने पेन को रोक लिया। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ मोशन को बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम रोक सकते हैं। Number 3, change which changes or tends to change the direction of moving body। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसका मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल सामने आप से आ रही है, बॉल का डायरेक्शन ये है टुवर्ड्स यू, बाय द हम क्या करते हैं, बैट लेके उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, कभी बॉल को इधर कर देते हैं, कभी बॉल को इधर कर देते हैं, कभी इधर कर देते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। एंड लास्ट, शेप, साइज, डायमेंशन ऑफ द बॉडी, शेप, साइज। बच्चों हम बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इट इज बेसिकली द फोर्स। नाउ द फंडामेंटल फोर्स, जो फंडामेंटल फोर्स है, तो 4 फंडामेंटल फोर्स हमारे नेचर में मौजूद हैं। तो कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं बच्चों, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर के फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड electromagnetic force, and last strong nuclear force, strong nuclear force। These are the 4 forces found in nature. They are fundamental forces। Number 1, gravitational force, 2nd, weak nuclear force, 3rd, electromagnetic force, and 4th, strong nuclear force। So now gravitational force, as you know that it is acting between the 2 objects due to virtue of masses। भाई 2 ऑब्जेक्ट के बीच में मास की वजह से, 2 ऑब्जेक्ट है having mass m1 m2 separated by the distance r, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा आप जानते ही हो, फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर।
तो बच्चों ये जान लीजिए, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। भाई ये नेचर का वीकेस्ट फोर्स है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ये वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है ना। और बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। भाई ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। देख रहे हैं आप यहां डिस्टेंस जो है, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1/r²। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नंबर 3, भाई अगर इन दो मासेस के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए, कोई यहां मीडियम प्लेस कर दूं, तो दिस फोर्स विल रिमेन द सेम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन दीज टू मासेस। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये मीडियम पर प्रेजेंट डिपेंड नहीं करेगा, ये मीडियम का इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है बच्चों। इसका जो रेंज होता है, रेंज बहुत वाइड है, यानी ये न्यूक्लियस में भी ऑपरेटिव है, या न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच भी काम कर रहा है, और बड़ी यूनिवर्स में जो बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बीच में भी इट वर्क्स। तो ये वाइड रेंज फोर्स होता है। ये क्या है? वाइड रेंज फोर्स है, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं आजकल फोर्स का बच्चों, एक कंसेप्ट और है, जैसे दो मासेस है मेरे पास M1 एंड M2, या कोई भी इनमें से चारों में से कोई फोर्स ले लिया जाए। आज फोर्स है, फोर्स मींस इंटरैक्शन। जैसे मान लो आप क्लास में पहुंचे, आप क्लास में नए हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे स्टूडेंट से पेन मांगते हैं या रबर मांगते हैं या पेंसिल मांगते हैं, वो आपको दे देता है, फिर आप उसे दूसरी चीज देते हैं, तो एक तरीके से इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, गिफ्ट एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही यहां पर आज फोर्स का कंसेप्ट यही है कि इनके बीच कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है। ये एक छोटे से पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं, ये एक्सचेंज पार्टिकल कहलाते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पार्टिकल को एक्सचेंज करता है? ग्रेविटोन। ये ग्रेविटोन को एक्सचेंज करता है। ग्रेविटोन ऐसा लग रहा है जैसे खांसी का सिरप वगैरह हो, ठीक है। तो ग्रेविटोन बच्चों क्या है? यानी दो मासेस के बीच में ग्रेविटोन का एक्सचेंज होगा, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। नाउ हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स। है तो नाम से तो लग रहा है कमजोर, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़े हैं। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मान लूं, यानी अगर मैं मान लूं कि भाई स्केल पर ये 1 के बराबर है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है 10⁻25 टाइम्स। अगर ये 1 है तो ये 10⁻25 होगा। इतना ज्यादा इससे मैग्नीट्यूड में बड़ा है, ठीक है। असल में बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ये इसकी तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी ये वाला फोर्स जो है 1/r² को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इसको फॉलो नहीं करता है ना। ये असल में ये फोर्स होता कहां पर है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी कभार हो जाता है, यानी न्यूक्लियर फिनोमेना है, ये न्यूक्लियर फिनोमेना से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, यानी एज यू नो the radioactivity spontaneous emission of alpha beta particle and gamma rays from the unstable nuclei, this phenomena is radioactivity। तो बच्चों रेडियोएक्टिविटी के दौरान ये ऑपरेटिव होता है, खास तौर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है रेडियोएक्टिविटी के दौरान, समझ लीजिए, ठीक है। वहीं पर बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स छुपा हुआ है। जैसे हम जान लें, जिस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन जो है किसमें बदल जाता है? एक प्रोटॉन में बदल जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में बदलता है, यानी एक न्यूट्रॉन किसमें बदल गया? चेंज हो गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और एक पार्टिकल और बनता है एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या बना? एंटी
एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बच्चों प्रोटॉन हो गया, और ये कौन हो गया, न्यूट्रॉन। तो जब यानी कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉनों से बहुत ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन रिमेन्स इनसाइड द न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब जब ये बाहर आते हैं, जो एनर्जी होती है उसको बंटवारे के लेके, उनको डिवीजन को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, कि भाई कभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी ले जाते हैं मैक्सिमम, एंटी न्यूट्रिनो के पास बहुत कम एनर्जी रह जाती है। कभी एंटी न्यूट्रिनो टेक्स मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम रह जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में पैदा होता है। तो बड़ा रेयर फोर्स है बच्चों, बहुत रेयर फोर्स होता है। नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स से बड़ा है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के रेफरेंस में देखूं तो ये 10⁻36 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में इट इज वर्किंग, Q1 Q2, ये दो चार्जेस हैं बच्चों, Q1 एंड Q2। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये भी एक तरीके से इनवर्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, यानी F किसको फॉलो कर रहा है, 1/r², इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करता है। और बच्चों जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द मासेस। अनलाइक दिस प्रॉपर्टी, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। तो ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम बिटवीन द चार्जेस उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी बच्चों वाइड रेंज फोर्स है, वाइड रेंज। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, काम कर रहा है। और बहुत बड़े स्केल पर, यानी जब जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, लाइटनिंग होती है, उस वक्त भी ये काम करता है। तो ये बड़े डिस्टेंस और छोटे डिस्टेंसों के बीच काम कर रहा है। सो इट हैज वाइड रेंज। नाउ बात करें लास्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे हम सोचें बच्चों, पहले तो यहां मैग्नीट्यूड कंपेयर कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड 1, तो इसका बेटा मैग्नीट्यूड होता है 10⁻38, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर का क्यों है, अभी हम समझते हैं इस बात को बच्चों। जैसे जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज बट प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर कई सारे प्रोटॉन्स हैं, कई सारे न्यूट्रॉन हैं, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। बच्चों दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। अगर मैं न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर देखूं तो 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी ये न्यूक्लियर रेडियस का ऑर्डर है, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। तो बेटा यहां पे इससे भी कम डिस्टेंस है दो प्रोटॉन्स के बीच में। जब बेटा डिस्टेंस कम होगा तो ये फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में हाई मैग्नीट्यूड का रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन पास पास होने ही नहीं चाहिए, ये डिसरप्ट हो जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए। तो न्यूक्लियस कभी बनेगा ही नहीं ऐसे। बेटा न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया न्यूक्लियस एक रियलिटी है, प्रोटॉन प्रोटॉन पास रखे ही है। इसका मतलब इन रिपल्सिव फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। यही बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इन न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करता है। क्या करता है, ये
बाइंडिंग फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स, ये बाइंड कर रहा है न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उनको बाइंड करता है बच्चों। ठीक है, ये बेटा 1/r² को फॉलो नहीं करता है, 1/r² को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, जैसे मैं यहां पर भी लिख सकता हूं वीक फोर्स, ये भी क्या है, विद इन न्यूक्लियस काम कर रहा है, तो शॉर्ट रेंज। ये वाइड रेंज फोर्स है, ये भी वाइड रेंज फोर्स है। ठीक है, और ये भी बच्चों क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज ऑल्सो द शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड को नीट वगैरह में या आईआईटी मेंस में एग्जाम रख सकते हैं कि भाई इनके मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करें, रेशियो देखें, तो यहां पर अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, वीक न्यूक्लियर फोर्स Fw, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स Em, एंड रेशियो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स Sn। ठीक है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स Wn कर दो इसको। नाउ इनका रेशियो जो होगा इट इज 1:10⁻²5/10⁻36/10⁻38। तो बच्चों ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है, जो हमारे नेचर के अंदर पाए जाते हैं। नाउ अब बात करें, जैसे हमें जानते ही हैं कि भाई जो नेचर है कितना ज्यादा, यानी कितनी ज्यादा वैरायटी है, कितना ज्यादा बड़ा, यानी पूरा देखें यूनिवर्स कितना ज्यादा बड़ा है, ऐसा लगता है भी इसको समझना बड़ा डिफिकल्ट है। जो नेचुरल फिनोमेना है उनको समझना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन बच्चों एक बात बड़ी आसान है नेचर में, कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो, कोई भी नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, वो सिर्फ 4 लॉज से गवर्न होता है। कोई भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं बच्चों, उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं। इन ये जो 4 लॉज हैं कंजर्वेशन लॉस कहलाते हैं। यही कंजर्वेशन लॉस इन नेचुरल फिनोमेना को गवर्न करते हैं। तो ना उसमें लास्टली हम बात कर लेते हैं कि भाई जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे पूरे नेचुरल फिनोमेना को, जो कुछ हो रहा है, गवर्न करते हैं। तो इस लिहाज से बच्चों फिजिक्स समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि भाई इतनी वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस हैं पूरे नेचर के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर इतनी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, लेकिन 4 लॉज एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको। ठीक है, ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि बेटा एक फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट, साइंस में बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री, इस बेस पर बेटा बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। नाउ कंजर्वेशन लॉज, ना बेटा अगर हम बात करें कंजर्वेशन लॉज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। अब पहले आइंस्टाइन से पहले कंजर्वेशन ऑफ मास अलग था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग थी। ठीक है, वहां कहा जाता था उस टाइम आइंस्टाइन से पहले कि भाई पूरे यूनिवर्स का एनर्जी जो है कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स का मास कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन ने क्वेश्चन मार्क लगाया, जो सन है, सन लगातार एनर्जी दे रहा है, सन जैसे स्टार लगातार एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं और उनका मास लगातार रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यूनिवर्स का मास रिड्यूस हो रहा है और एनर्जी कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का सम कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई पूरे यूनिवर्स का एनर्जी प्लस मास, द सम ऑफ एनर्जी एंड मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, इसी में अगर मैं और यहां पे बात कर लूं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जैसे हम पहले भी पढ़ते आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी छोटे क्लास में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, कि भाई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको भी हम मोर और लेस यहां पे इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इंडिपेंडेंटली बता सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, मास ऑफ रिएक्टेंट
मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। हालांकि ये बात सही है कि ये लॉ देखो थ्योरेटिकल तो एनर्जी प्लस मास कांस्टेंट है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन में देखें मास रिमेन्स कंजर्व, वो बात भी सही है। वो इसलिए सही है जो एनर्जी चेंज है बच्चों केमिकल रिएक्शन में बहुत कम होता है, ना के बराबर। एनर्जी चेंजेस जो है बहुत कम के बराबर है, इसलिए मास रिमेन्स द सेम। ठीक है, इसी से बेटा यहां पे जब कहा जा रहा है कि एनर्जी प्लस मास कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो आइंस्टाइन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है कि भाई एनर्जी प्लस मास, कहीं एनर्जी कम हो रही है तो मास बढ़ रहा है, कहीं मास कम हो रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। तो एक तरीके से मास एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है, इसीलिए आइंस्टाइन ने बड़ा अपना फेमस फॉर्मूला रख दिया, E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। इफ देयर इज अ चेंज इन मास या मास डिफेक्ट या एनिलेशन ऑफ द मास डेल्टा एम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम है, अगर कोई सिस्टम है बच्चों, लीनियर मोमेंटम P m into v, if there is no external force acting on a system then its linear momentum remains constant। ठीक है, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर जीरो हो रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है भाई, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, ये जीरो आ रहा है, ठीक है, तो उसका लीनियर मोमेंटम जो होगा कैसा रहेगा, P कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब सिस्टम में हो सकता है जब कई सारे पार्ट्स हो, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, हो सकता है सिस्टम के एक पार्ट का लीनियर मोमेंटम बढ़ जाए और दूसरे पार्ट का लीनियर मोमेंटम कम हो जाए, लेकिन सम कैसा रहेगा बच्चों, सम कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही तीसरा लॉ जो नेचुरल लॉस को गवर्न करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय जे और एल। अभी मैं फिलहाल जे से इंडिकेट कर देता हूं, जे इज इक्वल टू, यानी इट इज बेसिकली मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतनी जानकारी इतना एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहां पे अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, ये टाउ टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क, ये क्या है बच्चों, टॉर्क। टॉर्क मींस टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, जो किसी चीज को टर्न कर दे, रोटेट कर दे, रोटेट करने के लिए हमें फोर्स का मोमेंट चाहिए, टॉर्क चाहिए। ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज जीरो, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम जे रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। बच्चों इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, जब बिग बैंग हुआ था, ठीक है, उस टाइम जो एंगुलर मोमेंटम था, आज तक उसी सेलेस्टियल बॉडी पार्टिकल्स सभी लगातार घूम रहे हैं अपने अपने एक्सिस पर, उसी एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट लॉ है। नाउ लास्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी सिस्टम का बच्चों, ठीक है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा है, जब भी हम सिस्टम की बात करें ना, तो ऐसा समझ लीजिए जैसे हमारा ये रूम है, ये क्लास रूम जो है वो एक सिस्टम है। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो हमारा इस रूम से बाहर ना तो कोई बाहर निकलेगा, ना बाहर से कोई अंदर आएगा, यानी मास का एक्सचेंज नहीं होगा, ना हम बाहर फोर्स लगाएंगे, ना कोई बाहर से हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, ना हम एनर्जी बाहर देंगे, ना हम एनर्जी लेंगे। तो अगर ऐसा सिस्टम हो जाता है, बाहर से हमारी अपनी सराउंडिंग से कोई लेन देन नहीं है किसी भी तरीके का, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा बच्चों कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, मैं इसमें ये लगा सकता हूं कि भाई इस सिस्टम के कोई एक पार्ट का चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल चार्ज विल रिमेन द सेम। तो बच्चों आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है फिजिकल वर्ल्ड, पहला पार्ट, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। थैंक यू।